बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले ये कि मेरे से कोई ये ना पूछे कि आप इतनी देर बाद क्यों आए हो और इतनी देर बाद वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हो। इसकी वजह एक तो आप लोग भी हो यार, कि मैं पहले सोचता था कि चलो अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब लेकिन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कहा था 20 कमेंट्स सिर्फ आपने करने हैं, लेकिन वो 20 कमेंट्स भी नहीं हुए, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था। खैर, डिमोटिवेट तो हो गया था, उसके अलावा भी मैं थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वीक के अंदर एक अपलोड कर दिया करूँ। हर दफ़ा यही कहता हूँ लेकिन फिर लेट कर देता हूँ। खैर, वो एक रीज़न एक ये भी है कि मैं इसको बहुत लेंथी कर देता हूँ, 30 से 40 मिनट की वीडियो चली जाती है, जिसकी वजह से मैं खुद भी जो है डर रहा होता हूँ बनाने से कि चलो पूरा दिन लग जाएगा इसको बनाने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अभी मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँ, लेकिन यह है कि वीक के अंदर एक आधी वीडियो ज़रूर आ जाया करे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखना था, अभी आपको पता, लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूनिटी ऑपरेटर्स किए थे और उसी के साथ साथ एक बाइनरी ऑपरेटर भी कर लिया था ओवरलोड, जिसको हमने कहा था असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको भी ओवरलोड कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर हमने बाइनरी ऑपरेटर्स देखने हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर ना और भी बहुत सी टाइप्स आती हैं। इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इसी के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और भी काफ़ी ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे हम सिर्फ वो कर लेंगे, बाकी के हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको जब कॉन्सेप्ट आ गया होगा तो आप उसको खुद से ओवरलोड भी कर सकते हो। और ज़्यादा कोई मसला हुआ तो आप चैट जीपीटी पे जाकर सर्च भी कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। आप उधर से, आपको कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा, जब आप जाके उधर चैट जीपीटी पे सर्च करोगे तो आपकी हेल्प ही होगी, वहाँ से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ना उसके अंदर आपके होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास आ जाता है प्लस, माइनस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सारे जो होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब आपको पता है ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया है बाइनरी और यूनिटी के अंदर फ़र्क क्या होता है आपका। तो वो आपको पता है कि क्या होता है कि आपने इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है जब भी आप कर रहे होते हो। इस तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 5, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ना, मैं खुद भी बाद में आया हूँ तो हो सकता है मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है, b इज इक्वल टू 3, और जब मैं करता हूँ इसको इंट c इज इक्वल टू, इसका मतलब है जब मैं करता हूँ a मल्टीप्लाई बाय b, तो यहाँ पे मैं कितने ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई के साथ दो ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये मेरा बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसका भी हमने देखा था कि हमने प्लस और माइनस को यूनिटी ऑपरेटर की तरह भी यूज़ किया था। अब ये प्लस और माइनस यूनिटी की तरह ऑपरेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लिकेशन को यूनिटी की तरह नहीं कर सकते। अगर मैं इस तरह लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाता है, ना मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हो ना ही आप डिवीजन को कर सकते हो। खैर, अब हमने क्या करना है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करने हैं। इनमें से मैं 2-3 आपको करवा दूंगा, बाकी आप खुद कर लेना, कॉन्सेप्ट तो आपको सारा समझ आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास कौन से होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर आपके आते हैं इज इक्वल टू, इसके साथ साथ होता है नॉट इक्वल टू, और इसी के साथ साथ लेस देन, ग्रेटर देन। ये सारे अब मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, लेस देन ये वाला और इसी के साथ साथ ये। ठीक है, ये सारे आपके होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब ये भी हम कर लेंगे, अगर आज की वीडियो में ना हुए तो कल की वीडियो में कर लेंगे, लेकिन ये कर लेंगे इंशाल्लाह। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ साथ आपके पास एक और ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और इसके साथ साथ और। ये भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स करेंगे तो उसी के साथ साथ कर लेंगे। खैर, अभी आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम बाइनरी में प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन वगैरह को ओवरलोड करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमने ये जो अपना असाइनमेंट ऑपरेटर किया था ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसके अंदर आप असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर वॉइड की, अभी हम रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं रख रहे थे, मतलब आपने वॉइड रखा हुआ था। इसकी भी एक रीज़न थी, क्योंकि जब हमने यहाँ पे जाके किया था इस तरह, अभी मैं सारे को डिलीट करता हूँ यहाँ पे, या इसको कमेंट कर दूँगा, डिलीट कर दूँ, चलो डिलीट ही कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ i1, और एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इंटीजर का i2, और इसी के साथ साथ तीसरा भी बना लेता हूँ इंटीजर का i3। अब मेरे पास ये 3 बन गए हैं। अब मैंने आपको कल करके दिखाया था जब मैंने किया था i2 इज इक्वल टू i1। ठीक है, कल तो नहीं, खैर मतलब लास्ट वीडियो के अंदर तो हमने इसी तरह किया था कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल कर दिया था। अब हमने इसको ओवरलोड किस तरह किया हुआ है कि जो नेक्स्ट वाला होगा, मतलब ये जो मेरा पैरामीटर है ना, इसको भी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कैसे पैरामीटर है, ताकि जो भी न्यू आए हैं उनको समझ में आ जाए। वो किस तरह पैरामीटर है कि आप करते हो i2 डॉट, और ये आपका एक फंक्शन ही होता है। जब भी आप ओवरलोड कर रहे होते हो, ये एक फंक्शन के थ्रू कर रहे होते हो, तो ये आपके फंक्शन का नाम इस तरह लिखा जाता है, और इसके अंदर पैरामीटर आप क्या पास कर रहे हो, i1। तो इसका मतलब हमने ऊपर इसको जो ओवरलोड किया हुआ था, इसका हमने किस तरह किया था कि जो पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू को पकड़ के हमने जो कॉल कर रहा है उसकी वैल्यू में डलवा दिया था। इस तरह ही है, मतलब अभी कौन कॉल कर रहा है, i2 कॉल कर रहा है, और i1 इसका पैरामीटर है, मतलब i1 की वैल्यू किस में चले जाएगी, i2 में। तो ये हमने कर लिया हुआ था कल की वीडियो के अंदर। लेकिन अब देखो हमारे पास एक केस और है, वो केस ये है कि जब हमने इसको इस तरह करना होगा i2 इज इक्वल टू i1, और इसके बाद हमने इस तरह भी लिखना होगा i3। तो यहाँ पे
देखो हमें क्या होगा कि यहाँ पे एरर मिल जाएगा। अब इसकी रीज़न ये है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताया था कि हम इसकी डाटा टाइप को चेंज करेंगे। तो उस टाइम तो मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई है। ज़रूरत क्यों पड़ी है कि यहाँ पे मैं इसको 3 टाइम्स यूज़ कर रहा हूँ, 2 टाइम्स सॉरी यूज़ कर रहा हूँ, i2 इज इक्वल टू i1। अब अगर आप इसको इंटीजर्स में करते हो, अगर आप इसकी इंटीजर टाइप देखते हो, इंट a इज इक्वल टू 1 करते हो, अगर इंट b इज इक्वल टू 2, और इसी के साथ साथ मैं कर देता हूँ इंट c इज इक्वल टू 4। अगर मैं इस तरह करता हूँ और नीचे जाता हूँ, इसको कर देता हूँ a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो इसका पता क्या मतलब है कि c की वैल्यू पकड़ के b में डाल दो, b की वैल्यू पकड़ के a में डाल दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि c की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 4 हो जाएगी और a की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। नहीं यकीन आता, इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सी आउट a की वैल्यू करवा लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू ये है, और इसी के साथ साथ हम क्या कर लेते हैं कि b और c की वैल्यू भी प्रिंट आउट करवा लेते हैं। b और c की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट आउट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। b की वैल्यू आ गई यहाँ से b, और c की वैल्यू भी यहाँ से इस तरह लिख लेते हैं हम c, ठीक है। अब ये मैं आपको इसलिए ये करवा के दिखा रहा हूँ ताकि हम अपना ओवरलोड इसी के मुताबिक कर रहे हैं ना, सारा का सारा हमने खुद से तो नहीं करना, हमने इसी को रेप्लिका बनाने का सोचा हुआ है। खैर इधर एरर आ रहा है, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था आप किसी भी तरह फंक्शन को किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो ना, तो आप उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। खैर इधर देखो a की वैल्यू क्या आ गई है 4, b की भी 4, c की भी 4। जो मैंने आपको बताया था कि c की वैल्यू कहाँ पर चलेगी, b में भी और a में भी, ठीक है। एंटर लगा लेते हैं इसके बाद वैसे हम, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब अगर हमने इसको इस तरह किया कि मैं क्या करता हूँ, इधर भी मैं अपने यही वैल्यूज़ रख लेता हूँ। अभी के लिए मैं यही रख लेता हूँ, i1 के अंदर जो मेरा i इंटीजर 1 है उसके अंदर मैंने रख दिया 1, और इंटीजर 2 मतलब b के अंदर जो मैंने रखा था उसके अंदर मैंने रख लिया 2, और i3 के अंदर मैं क्या रख लेता हूँ 4। तो अब अगर मैं नीचे जाके इस तरह ट्राई करता हूँ इसको कि i1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे यही किया हुआ ना, ये आपका इंटीजर 1 है, इंटीजर 2, इंटीजर 3, तो हमने इस तरह किया हुआ i1 इज इक्वल टू i2। यहाँ तक तो हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला, ठीक है, जब आपने वॉइड रखा हुआ था। लेकिन जब हम इसको इस तरह करेंगे इज इक्वल टू i3, तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है कि देखो जब आपने इसको इस तरह रन किया ना, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, तो इसको तो वो कॉल कर ही नहीं रहा। कैसे, अभी देखो मैं इसको यहाँ पे आपको ना सिंपल अच्छे तरीके से समझाने के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं फंक्शन के थ्रू करके दिखाता हूँ, i1 डॉट, और जब मैंने इसका ऑपरेटर का फंक्शन लगाया तो इसके अंदर मुझे क्या पास करना था, ऊपर जाके देखता हूँ मुझे क्या पास करना था, यहाँ पे एक अपना ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना था। तो उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ i2 को। यहाँ तक तो हमें रिजल्ट मिल रहा है सही, लेकिन अब मैंने i3 को करने के लिए मैं इधर क्या कर रहा हूँ कि i2 के थ्रू मैं कॉल कर रहा हूँ दोबारा से ऑपरेटर को, और ऑपरेटर को जब दोबारा से कॉल करके मैं i3 कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया i3। अब यहाँ पे देखो कि मुझे सबसे पहले क्या करेगा, जब वो यहाँ से रन करेगा ना इस फंक्शन को i1 के इज इक्वल टू फंक्शन को, मतलब ऑपरेटर को कॉल करेगा, तो इसके अंदर जो पैरामीटर है यहाँ, तो यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, ऊपर जाके देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ से इसको तो मिल ही कुछ नहीं रहा, वॉइड मिल रहा है, और जबकि ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो हमने तो इसको रिटर्न कुछ किया ही नहीं। तो फिर जब यहाँ से उसके पैरामीटर के अंदर कुछ भी नहीं आएगा तो इसलिए वो मुझे एरर शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था कि जब आप अपने दिस वाली वीडियो के अंदर आप जाते हो तो आप उधर देखोगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आप रिटर्न में जब दिस कर देते हो तो फिर आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स को कॉल करना चाहो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे कि इसकी वॉइड को चेंज करके मैं क्या कर दूंगा कि मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर ऑब्जेक्ट ही चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पैरामीटर में मैंने क्या किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ही लेना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इंटीजर को रिटर्न कर दिया, इसके मैंने रेफरेंस को रिटर्न किया, ये भी याद रखना क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक रेफरेंस ही चाहिए। तो मैं रिटर्न करने के लिए अब जिसके थ्रू वो कॉल हो रहा है मैंने उसी को रिटर्न कर दिया दिस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न। अब जिसके थ्रू ये कॉल होगा मैंने उसी को रिटर्न कर दिया। आप किसी और को भी रिटर्न कर सकते हो, ये आपकी जो जब भी आपको जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिटर्न करोगे, ठीक है। अभी मुझे किसकी ज़रूरत है कि मैंने जिसके थ्रू उसको कॉल करना है उसी को रिटर्न करना है, इसलिए मैंने इस तरह कर दिया। अब देखो यहाँ से भी एरर चला गया और यहाँ से भी एरर चला गया। रीज़न फिर से आप एक दफ़ा देख लो, इसको आप ऐसे सेपरेट करो, इसको भी सेपरेट करो। अभी ये आपने एक फंक्शन लिखा, इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर आपको क्या चाहिए था, जब आपने यहाँ पे देखा तो इसके पैरामीटर के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पे इसको वॉइड रिटर्न किया हुआ था तो इसके पैरामीटर में तो इसको वॉइड मिल रहा था, तो इसलिए वो एरर शो कर रहा था, ठीक है। ये भी एक सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है और ये भी सेम चीज़ है। अच्छा, जब हमने इसकी रिटर्न टाइप को चेंज करके इंटीजर कर दिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा ये जाके ठीक हो गया, क्योंकि अब हमने इसके पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया हुआ। क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया है, एक ऑब्जेक्ट ही इसका रिटर्न हो गया। किसके थ्रू? जब हम i2 से कॉल करेंगे और इसके अंदर i3 को पास करेंगे तो i3 की वैल्यू i2 में चली जाएगी, और जो i2 के थ्रू वो कॉल हुआ होगा ना, तो वही वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर देगा हमें।
अब अगर आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं तो आपको एक चीज़ पता है कि जब आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पैरामीटर के थ्रू पास करते हो, मतलब जब ये फंक्शन है इसके पैरामीटर में आपने एक और फंक्शन पास कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि पहले वो इस रिटर्न का वेट करेगा और फिर वो जो रिटर्न करेगा उसको पैरामीटर इसका समझेगा और फिर इसको सॉल्व करेगा इसी तरह। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये सारी चीज़ ये लिखी हुई है सेम टू सेम। आपको पता है जब आप इस तरह लिखते हो तो इसका भी ये मतलब है कि इसका पैरामीटर ये और इसका पैरामीटर ये। तो पहले वो जब सोल्व करेगा तो वो आप इसी तरह समझ लो कि वो राइट से सोल्व कर रहा है, i3 की वैल्यू को पकड़ के i2 में डाल रहा है और फिर i2 की वैल्यू को पकड़ के वो i1 में डालेगा। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है किस तरह कि आप i1 के थ्रू जब इसको कॉल कर रहे हो तो इसके पैरामीटर में एक और फंक्शन है, वो पहले उस फंक्शन को सोल्व करेगा, उसको रिटर्न जब कर लेगा फिर वो इसको सोल्व करेगा। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, पहले इसको सी आउट भी करवा लेता हूँ। यहाँ पे इन तीनों की वैल्यूज़ को सी आउट करवाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले i1 है हमारे पास। ठीक है, i1 को मैं a का नाम दे दूँ। ठीक है, जैसे हमने नीचे किया हुआ था उसी से हम रिलेट कर रहे हैं ना, इसलिए मैं इसको i1 का नाम दे देता हूँ, i1 डॉट वैल्यू। ठीक है, और एंडल भी लगा लेता हूँ यहाँ पे मैं, और इसी के साथ साथ मैं जैसे मैंने किया था नीचे b और c के लिए उसी तरह कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आ गया b और नीचे मेरा आ गया c। अब b कौन सा था हमारा यहाँ पे i2 और c कौन सा था i3। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो सेम टू सेम इसी तरह काम करना चाहिए, क्योंकि हम तो इसी की कॉपी कर रहे हैं ना, तो इसी की तरह काम करना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा देखो रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम वही आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। पहले तो मैं रिमूव करता हूँ या इसको कमेंट आउट ही कर लेता हूँ ना। यहाँ पे इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी और इसको भी कमेंट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास आंसर सही आ रहा है। देखो हमारे पास जब इसने आंसर दिखाया तो किस तरह आ रहा है कि i3 की वैल्यू किस में चलेगी है, i2 में, और i2 की वैल्यू चलेगी है i1 में। तो तीनों की वैल्यूज क्या हो गई है जो भी i3 के अंदर था। अब इसको आप चेंज करके भी देख सकते हो, i2 इज इक्वल टू i1 कर दो, i1 इज इक्वल टू i3 कर दो, किसी भी तरह देख के देख लो और आप इसके फ्लो को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आपको समझ आ गई कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आप इसके रिटर्न टाइप को इंटीजर क्यों कर रहे थे, क्यों आप इसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे थे, क्योंकि आपके इसके पैरामीटर में भी ऑब्जेक्ट ही चाहिए था। ठीक है, ये आपका हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, वो कौन सा है, बाइनरी के अंदर जो बाइनरी प्लस है ना, अब हम इसको ओवरलोड करेंगे। ठीक है, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया था, इसकी अब जरूरत नहीं है, वैसे इसको मैं सारे को रिमूव ही कर देता हूँ। ठीक है, उसको कमेंट नहीं करना था, मुझे इसको कमेंट करना था। ठीक है, इसको भी कमेंट कर दिया। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ हम प्लस को किस तरह यूज करते हैं। आपको पता है, अगर मैं करता हूँ इंट a इज इक्वल टू, a के अंदर मैं 3 रखवा लेता हूँ, इंट b इज इक्वल टू मैं 5 रखवा लेता हूँ, और c के अंदर मैं कर देता हूँ इन दोनों को प्लस, c इज इक्वल टू a प्लस b। अब अगर आप देखते हो तो देखो a प्लस बी अगर आप जब भी करते हो तो क्या होता है कि 5 प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 आके c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो हमने सारा का सारा काम यही करना है ना। इसको भी यार रिमूव करो, ये क्यों है यहाँ पे। अच्छा, मैंने ये करना है कि c के अंदर क्या आ जाए, 7 आ जाए। अब देखो ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, इसके राइट साइड पे भी एक ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड पे भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जाके इसका ऑपरेटर बनाते हैं ना, फिर बाद में देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होगी। अब मैंने इसकी रिटर्न टाइप क्या रखनी है। हाँ, एक दफ़ा ये भी देखा हो कि इसकी रिटर्न टाइप क्या बननी है। देखो अब जब हमने लिखना है a प्लस बी तो इसका रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए। अब ये c क्या है, देखो मैं इसको इस तरह समझाता हूँ कि मैंने किया कि i3 डॉट और ऑपरेटर, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, इज इक्वल टू का, ये देखो इज इक्वल टू का ऑपरेटर, और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, a प्लस बी। अभी मैं ये a प्लस बी को फंक्शन के थ्रू नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि अब देखो अब इसके अंदर हमने ये पैरामीटर पास करना है a प्लस बी का। तो a प्लस बी क्या होना चाहिए, क्या रिटर्न करना चाहिए उसको, i3 के अंदर इसको रिटर्न करना चाहिए एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर इज इक्वल टू के मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर पैरामीटर क्या चाहिए था, एक ऑब्जेक्ट, आर्गुमेंट क्या चाहिए था। खैर ठीक है, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। खैर अब हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट की रिटर्न टाइप कर लेते हैं इंटीजर, और यहाँ से हम इसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, और उसका रेफरेंस रिटर्न करवाएंगे। खैर यहाँ पे अब हम इसको ओवरलोड करने के लिए वही काम करेंगे कि ऑपरेटर लिखते हैं यहाँ पे ऑपरेटर, और अब हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है, प्लस का। अब ये यूनिटी ऑपरेटर तो नहीं है, यूनिटी तो मैंने यहाँ पे ऊपर बना लिया हुआ है। यहाँ पे देखता हूँ मैं कब जाके, तो यहाँ पे बनाया था, खैर यूनिटी माइनस का, प्लस का नहीं बनाया। अच्छा, प्लस का मैंने अब यूनिटी यहाँ पे बना दिया, तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया क्योंकि ये प्लस का समझ है। लेकिन अगर मैंने अब इसको बाइनरी का बनाना है तो इसको बाइनरी में करने के लिए क्या होगा कि ये तो एक ऑब्जेक्ट वो हो गया जिसके थ्रू ये कॉल होगा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जो इसके पैरामीटर के अंदर आएगा। अब वो किस टाइप का होगा, जाहिर बात है उसी टाइप का जिस टाइप का आपकी क्लास है। ठीक है, उसी का हमने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और एंड पे हमने रिटर्न क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने रिटर्न क्या करना है। जब मैं इस तरह करता हूं कि इंट c इज इक्वल टू a प्लस बी, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी 7c में जा रहा है, ना a की वैल्यू चेंज होगी ना ही b की वैल्यू चेंज होगी। a की वैल्यू भी 3 ही रहेगी और 5
बी की वैल्यू भी 5 ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह होता है जब भी आप इसको प्रिंट करवाते हो, बल्कि मैं प्रिंट करवा के लंबा नहीं करता काम को, आपको पता है कि सी के अंदर क्या चलेगा 7 और ए की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी और बी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। मतलब ए मतलब जिस जो कॉल कर रहा है उस ऑपरेटर को, प्लस के ऑपरेटर को, इज इक्वल टू के ऑपरेटर को ना देखो आप, ए जो उस प्लस के ऑपरेटर को कॉल कर रहा है ना उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ना ही वो जो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ था प्लस प्लस के अंदर, एक टेम्परेरी बनाकर फिर उसको रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट को, है ना, इसी तरह करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक अपना टेम्परेरी वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या पता है कि आप इस तरह बनाते हो, ऊपर हमने बनाया भी था लास्ट वीडियो के अंदर, टेम्परेरी इज इक्वल टू, और आप क्या कर देते हो न्यू इंटीजर, अपनी क्लास का नेम लिखा, और इसके अंदर अब मुझे पास क्या करना है। अब पास करने को आपने क्या करना है कि देखो, जब भी आपने करना था a प्लस बी, जिसके थ्रू वो कॉल होगा तो उसकी और अगले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमने प्लस करना था और फिर उसको पास करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाना था, इसी तरह करना था। तो मैं उसको क्या करूंगा कि दिस जिसके थ्रू वो कॉल हो रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है, और उसको प्लस कर देना किसके साथ, ऑब्जेक्ट की वैल्यू के साथ। तो जो अब हमारा रिटर्न होगा ये, मतलब कि जब हम इसको टेम्परेरी को रिटर्न करेंगे, अब ये जो टेम्परेरी हमने रिटर्न करना है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो, ये कमेंट करके बता दो, करना तो आपने है नहीं, खैर मैं खुद ही बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपने टेम्परेरी यहाँ पे रिटर्न करना है, तो इसकी वैल्यू टेम्परेरी की ये होगी कि जिसके थ्रू आप उसको कॉल कर रहे होगे वो प्लस हो जाएगा किसके साथ, जो उसका पैरामीटर होगा। अब इसको करके देखें यहाँ पे नीचे जाके, चलो करके देखते हैं। क्या है कि हमने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि i3 की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाए, i2 और i1 का सम हो जाए, ठीक है। और मैं उसके लिए क्या करता हूँ, i3 डॉट ऑपरेटर, पहले मैं आपको ना इस तरह करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए, बाद में हम उसको शॉर्टकट भी कर लेंगे। ऑपरेटर हमारे पास आ गया इज इक्वल टू का, इज इक्वल टू के अंदर अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को सम करना है। किन दोनों को सम करना है, i2 और i1 को। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए ना, एक ऑब्जेक्ट चाहिए इसके पैरामीटर में, आर्गुमेंट में हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं करूँगा i2 डॉट, और यहाँ पे ऑपरेटर लगाऊंगा कौन सा, प्लस का। मुझे प्लस करना है यहाँ पे, किसके साथ प्लस करना है, किसकी वैल्यू को प्लस करना है, i1 की। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया i1। अब ये जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा कि i1 और i2 की वैल्यू को आपस में सम कर देगा और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा जिसकी वैल्यू i2 प्लस i1 होगी। एक दफा दोबारा सुने कि ये क्या करेगा कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू i2 और i1 के वैल्यू की प्लस होगी। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने किया हुआ था ना, एक ऑब्जेक्ट बनाया था टेम्परेरी जिसकी वैल्यू क्या थी कि जिसके थ्रू वो कॉल हो रहा था उसका, और जो पैरामीटर था उस फंक्शन का उसको प्लस करके उसकी वैल्यू बन रही थी, ठीक है। और हमने उसी को रिटर्न कर दिया था अपने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को। तो जब हमने इज इक्वल टू करके किया तो उसका ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, पैरामीटर भी हमने सही से पास कर दिया और हमें यहाँ पे उसका सम भी मिल गया। अब इसको करवा के देखें, यहाँ पे नीचे जाके अगर मैं इसको सी आउट करवा के देखूँ ना, सी आउट इधर लिख देता हूँ मैं i3 की वैल्यू, i3, और i3 की वैल्यू कहाँ से हम लेंगे, i3 डॉट वैल्यू, और इसी के साथ साथ मैं बाकी दोनों की भी वैल्यूज प्रिंट आउट करवा लेता हूँ, i3, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ i2, इधर सेमीकोलन नहीं लगा इसलिए एरर शो हो रहा है। इधर मैं कर देता हूँ i2 की वैल्यू, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ i1 की वैल्यू। अब आपको पता है i1 और i2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपको पता है ना ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू चेंज की ही नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह कर देता ना, यहाँ पे जाके अगर आप सोच रहे थे कि मैं इसको इस तरह कर देता, दिस और दिस की वैल्यू को पकड़ के मैं चेंज करके इज इक्वल टू कर देता दिस की वैल्यू, और प्लस इसके साथ मैं कर देता ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। अगर आप इस तरह सोच रहे थे मैं इस तरह करूँगा, ये क्या हो रहा है, दिस की वैल्यू, सॉरी दिस की वैल्यू प्लस आप कर रहे हो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। अगर आप सोच रहे थे कि मैं इस तरह करके फिर नीचे जाकर मैं इसको दिस को ही रिटर्न कर दूंगा इस तरह, तो आपको पता है इसमें एरर क्या होगा कि आपकी वैल्यू सारी की सारी चेंज हो जाएगी जिसके थ्रू वो कॉल हो रहा होगा। अच्छा ये करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुको, इसको पहले मैं कमेंट आउट करता हूँ, जो सही तरीका है पहले वो देख लेते हैं। टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमने रिटर्न किया था, अब मैं इसको अगर इधर यहाँ पे जाके इसको प्रिंट आउट करवाता हूँ तो i3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, i2 और i1 का सम। i2 क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 और i1 क्या है 1, i3 की वैल्यू चेंज होकर हो जानी चाहिए 3। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, i3 की वैल्यू हमारे पास हो गई है 3, किसका सम है ये 1 और 2 का, ठीक है, 1 और 2 का सम हो गया, हमारे पास i3 की वैल्यू चेंज हो गई है। अब अगर मैं ऊपर जाके इसको इस तरह करूं, देखो i1 और i2 की वैल्यू चेंज नहीं हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 2 ही है इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट हटा देता हूँ, यहाँ से कमेंट हटा कर यहाँ पे रिटर्न मैं कर देता हूँ दिस को, तो आप देखना हमारे पास क्या होगा। इसको मैं अब जो अपना टेम्परेरी बना रहा था इसको भी खत्म कर देता हूँ। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ ना यहाँ पे, तो देखो मेरे पास i3 की वैल्यू तो ठीक आ गई,
मेरे पास वही आ गया जो मुझे चाहिए था 3, 1 और 2 का सम, मतलब 1 और 2 का सम 3 तो आ गया, लेकिन i2 की वैल्यू मेरे पास चेंज हो गई है यहाँ पे, जो कि मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करनी थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाकर फिर उसको रिटर्न किया था, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे क्यों टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया था। अब मैंने आपको प्लस का बना के दिखा दिया, माइनस का भी आप खुद बना सकते हो, इसी के साथ साथ आप मल्टीप्लिकेशन का भी बना सकते हो। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक है। अब ये देखो, इसको आप अलग से वेरिएबल के अंदर लिख लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो। मेरा नहीं ख्याल वैसे आप कंफ्यूज हो रहे होगे, वीडियो आपने लास्ट वीडियो भी देखी है, वो भी एक डिटेल वीडियो थी और अभी की वीडियो भी डिटेल ही थी। रिजल्ट के अंदर मैं रख लेता हूँ इस तरह, और अगर मैं इसको रिजल्ट को यहीं पे पास करा दूं तो आपको पता है अब मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो बनाया हुआ था। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जब मैंने वो वैल्यू सेंड की, कोई भी इंटीजर सेंड किया, तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू को सेट करके उसको रिटर्न कर देगा। इसी तरह था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ से अब अगर मुझे माइनस का बनाना होगा तो मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। माइनस के अंदर भी मुझे सेम टू सेम यही काम करना पड़ेगा। ये बाइनरी है तो बाइनरी के अंदर मुझे 2 ही ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मैं अपने पैरामीटर के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, इसकी साइन को चेंज कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है कि उन दोनों की वैल्यूज को माइनस करना है, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ से साइन चेंज होकर ये रिटर्न कर देगा मुझे एक ऑब्जेक्ट, जो कि मुझे यहाँ पे रिटर्न करवाना था। जब आप माइनस करते हो तो आप इसी तरह करते हो ना, यहाँ पे उसको तब भी तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो उसके लिए भी यही करते हो। अब मैं यहाँ से इसी को कॉपी करके मल्टीप्लीकेशन के लिए भी बना लेता हूँ। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे भी साइन चेंज कर दूंगा यहाँ पे, और इसका भी साइन चेंज करके इसको इस तरह कर दूंगा। लेकिन अब मुझे अब यहाँ पे अगर डिवीजन का करना है तो डिवीजन के लिए आपको थोड़ा सा चेंज होगा, सिर्फ वो भी आपकी लॉजिक चेंज नहीं होगी, सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट है कि देखो जब आप डिवीजन करते हो तो डिनोमिनेटर अगर आपके पास 0 का आ जाता है तो फिर क्या होता है, आपके पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। तो अब हमने सिंटैक्स एरर तो फेस नहीं करना, अब हम उसको हैंडल कर लेंगे थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं होगा। ऑपरेटर हमारे पास है डिवीजन का, और इसके अंदर वही हमारे पास, अगर ये बाइनरी है तो इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट और चाहिए होगा। इस तरह करके मैं इसका ऑब्जेक्ट भी पकड़ लूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, अब अंदर जाके मैं यहाँ पे अब चेक कर लूंगा कि क्या इसका डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको डिवीजन का पता है, अब मैं नीचे जाकर अगर आपको बताऊं डिवीजन कैसे होती है, तो वैसे आपको पता ही है, बच्चे थोड़ी हो। C इज इक्वल टू अगर मैं करता हूँ A डिवाइडेड बाई B कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी डिवीजन है। अब आपको पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन सा है, या A जिसके थ्रू वो कॉल हो रहा है फंक्शन, वो डिनोमिनेटर है, या जो पैरामीटर है वो डिनोमिनेटर है। तो हमारे पास कौन सा डिनोमिनेटर है, जो हमारे पास पैरामीटर है। अगर हम इसको लिखना चाहें इस तरीके से, देखो अगर मैं इस तरह लिख रहा हूँ तो आप समझो अभी यहाँ पे मेरे पास प्लस नहीं है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिवीजन है। तो यहाँ पे पैरामीटर मेरे पास कौन सा है, B, मतलब कि जो सेकंड वाला है ना पैरामीटर, वो मेरे पास डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं पहले इस तरह लिख के दिखा दूं आपको, आप लिख के देख लेना, वैसे आपको समझ तो आ ही गई होगी कि आप किस तरह कर रहे हो, i2 प्लस i1, ठीक है। उसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरह लिखा था, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, अभी भी आपके पास आंसर वही सेम आएगा अगर आप करके देखते हो, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। खैर, यहाँ पे जाके अब मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन सा है, जो सा आप पैरामीटर के अंदर पास कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना चेक करना है कि वो डिनोमिनेटर क्या 0 है। अगर तो 0 है तो उसको मुझे फिर यहाँ पे एरर तो नहीं ना शो करवाने देना, मतलब मुझे वो डिवीजन करनी नहीं है। जब मैं डिवीजन की तरफ चले जाऊंगा तो मुझे एक एरर फेस करने को मिलेगा, और मैंने अब उस एरर से बचना है। तो वो फिर मैं किस तरह करूंगा, इफ जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, जो पैरामीटर मैं ले रहा हूँ उसकी वैल्यू को मैंने चेक करना है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर तो नॉट इज इक्वल टू 0 है, बल्कि मैं इस तरह कर देता हूँ कि 0 इज इक्वल टू 0। अगर तो वो 0 है तो तब क्या करना है आपने कि उसको रिटर्न कर देना है। अब मैंने रिटर्न टाइप क्या रखी हुई है कि मुझे एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो वो मैं जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा उसको दिस तो नहीं कर सकता, उधर मैं उसको रिटर्न कर दूंगा 0। पहले तो सी आउट करवा दूंगा कि आपने जो डिनोमिनेटर है ना उसको 0 रख दिया, जो कि जिसने पंगा डाल दिया यहाँ पे, जिसने एरर फेस करने को मिल सकता है जिससे आपको, ठीक है। तो आपने उसको इस तरह नहीं करना, डिनोमिनेटर, स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, उसको मैंने एरर शो करवा दिया, ठीक है यहाँ पे। और अब मैंने उसको रिटर्न भी तो कुछ करना है ना, यहाँ पे रिटर्न करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जिस तरह हमने ऊपर बनाया था उसी तरह टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेकिन उसकी वैल्यू को अब मैं क्या रखूँगा कि मैं अपना हार्ड कोड करके उसकी वैल्यू को 0 कर देता हूँ, कि मतलब जब आपका 0 आ गया तो अब मुझे उसकी वैल्यू को रीसेट कर देना और मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन जब आपका पहले मैं रिटर्न भी कर लेता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर लेता हूँ इस तरह टेम्प, और इसके साथ स्टार भी लगाना है। अच्छा, जब भी 0 होगा हमारा डिनोमिनेटर तो आपने क्या करना है, पहले बता देना कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, और उसके बाद आपने रिटर्न में एक ऐसा ऑब्जेक्ट पास कर देना जिसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब जब आप नीचे जाके इस तरह करोगे ना, C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B, तो B अगर आपका 0 होगा तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 कर देगा, और आपको एरर भी शो कर देगा कि आपने 0 डिनोमिनेटर में डाल दिया, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, अगर तो जीरो नहीं है तो फिर भी तो आपको कुछ करना है ना। अगर जीरो नहीं है तो फिर आपको एक्चुअल वही काम करना है जो डिवीजन में होता है। वो क्या है कि आपको दोबारा से वही उसी तरह अपना टेम्परेरी वेरिएबल बना लेना है। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टाइम काफ़ी हो गया। यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसकी वैल्यू क्या होगी, अब हमारे पास डिवीजन करना पड़ेगा हमें प्रॉपर। अब मैं इसकी एक इंटीजर अलहदा से बना के उसके अंदर इस रिजल्ट को स्टोर करवा सकता हूँ। इंट आर एज रिजल्ट और इज इक्वल टू इसकी कौन सा जिसके थ्रू ये कॉल हो रहा है उसकी वैल्यू को डिवाइड करना है किसके साथ, जो इसका ऑब्जेक्ट है पैरामीटर के अंदर उसकी वैल्यू के साथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसको इस तरह करके डिवाइड कर दिया और एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जिसकी वैल्यू क्या है डिवीजन, मतलब डिवीजन करके जो उसकी वैल्यू आई है अब वो उसका ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने रिटर्न कर दिया किसको, अपने उसी टेम्परेरी वेरिएबल को जो कि मैंने बनाया था। अब अगर आपने फंक्शंस वगैरह पढ़े हुए हैं तो आपको पता है कि जब जीरो बन जाएगी वो यहाँ से रिटर्न कर देगा तो वो उससे आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं एल्स ना भी लगाऊं तो नहीं जाएगा, तो फिर मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। मैं इसको एल्स को रिमूव कर देता हूँ और वो यहाँ पे जब आएगा, जब यहाँ से जाके वो इस रिटर्न को कर देगा तो उससे आगे आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब वो जीरो नहीं है डिनोमिनेटर, तो तब जाके वो एक अलग से अपना टेम्परेरी वेरिएबल बना लेगा, मतलब ऑब्जेक्ट बना लेगा और उसकी वैल्यू के अंदर क्या करेगा कि इसको डिवाइड करके उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरह करना है हमने। अब इधर मैं आता हूँ तो मेरे पास क्या है, इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ। यार ये क्या आगे कंफ्यूज ही करी जा रहे हैं। i1 की वैल्यू है 1, i2 की वैल्यू है 2, i3 की वैल्यू है 4। अब मैं नीचे जाके अगर करता हूँ यहाँ पे इस तरह i3 को कर देता हूँ i3 इज इक्वल टू का आपको सारों को पता है, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ डिवीजन का। ठीक है, i3 इज इक्वल टू i2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ किसके साथ, i1 के साथ। अब i3 के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, i2 और i1 को डिवाइड करने के बाद। अब देखो i2 के अंदर क्या है 2 और i1 के अंदर क्या है 1, तो इसको डिवाइड करके क्या आएगा 2 ही आ जाएगा। खैर इसको मैं चेंज करने के लिए कर देता हूँ 4 और इसको कर देता हूँ 2। तो अब डिवाइड करके क्या आएगा 2 आना चाहिए। तो मैं अब इसको रन करके देखता हूँ यहाँ से, तो देखो मेरे पास क्या आ गया, i3 के अंदर रिजल्ट है ना, तो i3 की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है, मतलब मेरा रिजल्ट ठीक आ रहा है। और i2 की वैल्यू भी नहीं चेंज हुई और i1 की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, तो ये भी मेरे पास ठीक आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब मैं अगर इसको जीरो करके देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपने i1 को जीरो कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर क्या है i1 है। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ से, तो उसने मुझे पहले तो शो करवा दिया कि यार आपका ना डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। और आपके रिजल्ट को भी उसने रीसेट करके क्या कर दिया, जीरो कर दिया। सिर्फ आपको इसको हैंडल करना था और तो चेंज तो कुछ भी नहीं है। बाकी आपको पता है कि किस तरह आपने ओवरलोड करना है और किस तरह आपने उसकी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, क्यों इसको नहीं रिटर्न करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब आप एक काम करो कि इसको भी ना इस तरह लिखो, जिस तरह मैंने इसको लिखा है ना इसी तरह इसको भी लिखो और देखो कि ये मैंने i2 और i1 का क्या रिटर्न करवाया और वो उसका i इज इक्वल टू का क्या पैरामीटर बन भी रहा है और ठीक है। तो इसी तरह आप क्या करोगे, माइनस के लिए तो मैंने बना दिया, मल्टीप्लिकेशन सारों के लिए बना दिया, आप इसको एक ही दफा फिर से करके देखो। इससे क्या होगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक काम किया है कि इज इक्वल टू के अंदर मैंने उसको इज इक्वल टू की रिटर्न टाइप को मैंने चेंज किया और इस सारे को ओवरलोड करके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अब अगर अभी भी आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। इसको नेक्स्ट वीडियो अभी हमारी आएगी, इसके ऊपर हम इसको करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, तो उसके अंदर हम इसको क्लियर कर लेंगे। जिस तरह आज हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के भी काफी कॉन्सेप्ट देखे हैं कि क्यों हम इसके अंदर रिटर्न टाइप को वॉइड नहीं रखते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको भी कवर कर लेंगे। खैर टॉपिक को तो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, फिर भी ये वीडियो बड़ी हो गई है और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रिटर्न टाइप आप खुद भी करके देखना है, इसके अंदर रिटर्न टाइप क्या होगी आपको समझ आ गई होगी कि जब भी आप इस तरह करते हो, यहाँ पे लिखते हो कि इफ़ और मैं इसके अंदर अपने कोई भी वेरिएबल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए और बी मेरा वेरिएबल है, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न टाइप क्या मिलती है आपने वो देखनी है। तो इसके साथ साथ हम ये सारा कुछ देखेंगे कि किस तरह आप इसको ओवरलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो कमेंट्स आपको टारगेट में मिले हैं वो पूरे कर देना अगर कर सकते हैं, तो नहीं तो फिर भी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह अब रेगुलर होते हैं और हर वीक के अंदर एक ना एक वीडियो इंशाल्लाह जरूर आ जाए करेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।